प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके सबसे प्यारे परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर। मैं हूं आपका शिक्षक, मैं हूं आपका साथी शुभम सर। आप सभी को पढ़ाता हूं एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश, और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही प्यारे होंगे। और आप जो पिछले लेक्चर्स हमारे हैं, चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, आप उसको बाखूबी अच्छे से चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, आप अपनी समझ को बना रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। मतलब यहां पे हम आपको ये बताने वाले हैं द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक ओल्ड पेंशनर है जिसका दुख है, मतलब एक पुराना पेंशन भोगी जिसका एक दुख है, और दुख ये लैमेंटेशन है। उसका दुख का मतलब क्या है भैया, कि इसका एक लैमेंटेशन है, मतलब इसका एक दुख है। और दुख क्या है कि वो बूढ़ा हो चुका है, और बूढ़ा होने के बाद वो एक टूटी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, सामने से बारिश हो रही है और सामने आग जल रही है। और ये जो रचना है बच्चा, ये है वाई बी ईस्ट की। क्या है बच्चे, किसकी रचना है? ये है वाई बी ईस्ट की रचना है, जो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पे नए हो, आप इस परिवार पे नए हो, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीजें आने वाली यार। तुम्हारी इंग्लिश को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है कि बिहार के बच्चों की इंग्लिश में बहुत दिक्कतें हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? आपने 10th तक इंग्लिश पढ़ी नहीं है, और आपको मैं 11th में बहुत ही प्यारे प्यारे ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे रूल्स, बहुत ही बेसिक से, बिल्कुल मतलब ABCD से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, ये तुम्हारा काम है बेटा, हमारा काम पढ़ाना है, तुम्हारा काम ही है। ठीक, आइए देखते हैं। ये देख लो बेटा, ये है वाईबी ईस्ट। और वाईबी ईस्ट क्या कहते हैं? द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर बाय वाईबी ईस्ट अबाउट द पोएट। कहते हैं इसमें हम अबाउट द पोएट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जिसका नाम है वाईबी ईस्ट है। और यही देखते क्या है, देखते हम, ध्यान से देखना। कहते हैं वाईबी ईस्ट, ठीक है, 1865 में बेटा पैदा होते हैं, और 1939 में बेटा क्या होता है, इनका वो हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चा, इनका निधन हो जाता है। किसका? वाईबी ईस्ट का निधन हो जाता है। कहते हैं कि वॉज एन आयरिश पोएट, ये एक आयरिश पोएट थे, एंड ड्रामेटिस्ट थे, और एक नाटककार थे। मतलब ये एक आयरिश पोएट थे, साथ ही साथ मेरे बच्चे ये एक नाटककार थे। ही वर्क इंटेंसली फॉर आयरिश इंडिपेंडेंस, फॉर एन आयरिश लिटरेचर सेपरेट फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर। मतलब कहते हैं कि इन्होंने पूरे लगन के साथ काम किया फॉर आयरिश इंडिपेंडेंस। आयरिश की मतलब क्या, आयरिश देश है ना, उसकी आजादी के लिए। फॉर एन आयरिश लिटरेचर सेपरेट फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, मतलब कि आयरिश लिटरेचर को भाई साहब ने क्या किया, ब्रिटिश लिटरेचर से अलग करने के लिए बहुत सारी तकलीफों को झेला, अलग कर दिया अंत में। कि भाई देखो, ऐसा है कि ब्रिटिश लिटरेचर को तुम पढ़ाओ, आयरिश हमारा देश है, जो हम लिखेंगे वो हमारी होगी, जो तुम लिखोगे तुम्हारा होगा, हमें नहीं चाहिए आपकी चीजें। किसने कहा? इसको कहा वाईवी ईस्ट ने कहा। और साथ ही साथ क्या होता है, और इसकी आजादी के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। ही वॉज को फाउंडर ऑफ द आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी एंड लिटरेरी रिवाइवल फॉर हिज प्ले। ध्यान समझिएगा, कहते क्या बच्चे, ये सह संस्थापक थे। को फाउंडर का मतलब क्या होता है? सह संस्थापक। ये सह संस्थापक थे। कौन? वाईबी सह संस्थापक थे किसके? ऑफ द आयरिश नेशनल कंपनी। आयरिश नेशनल कंपनी के ये सह संस्थापक थे। एंड का मतलब और, लिटरेरी रिवाइवल विथ हिज प्ले, सॉरी कहते हैं नेशनल थिएटर कंपनी एंड लिटरेरी के ये 7 संस्थापक थे। मतलब आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी एंड लिटरेरी के बेटा क्या थे, ये 7 संस्थापक थे। साथ ही साथ रिवाइवल विथ हिज प्ले, और इन्होंने क्या किया, चीजों को पुनर्जागृत किया अपने अपने नाटक से, अपने नाटक से, अपनी चीजों से इन्होंने चीजों को बहुत ही पुनर्जागृत, मतलब जो चीजें मर चुकी थी उस समाज में, इन्होंने उसको जागृत किया। किसने? ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज। इन्हें नोबल प्राइज मिलता है। यू नो व्हाट, ये नोबल प्राइज पाते हैं फॉर लिटरेचर। लिटरेचर में कहते हैं कि ये 1923 में, ये 1923 में क्या पाते बच्चा, ये नोबल प्राइज पाते हैं। नोबल प्राइज इनको लिटरेचर में 1923 में मिलता है। मतलब 3 डेट इंपॉर्टेंट है। एक हमारे लिए मेरे बच्चे क्या हो गई, एक हो गया हमारे पास 1865, ठीक है, एक हमारे पास 1865 हो गया। दूसरा डेट हमारे पास क्या है, 1923 है। तीसरी डेट हमारे पास क्या है, 1939 है। 1939, ये 3 डेट हमारे पास है। पहली डेट ये हो गई, दूसरी डेट ये हो गई, तीसरी डेट ये हो गई। ठीक है,
तीसरी डेट हमारे पास ये होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। He was instrumental behind the Irish theatrical culture and literary revival with his play. क्या कहते हैं? He was instrumental behind the Irish theatrical cultural and literary revival with his play. सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं मैं, इसी में देखिएगा, रुकिए। नहीं चलिए कोई बात नहीं, इसी में देखते हैं। कहते जो वाईबी ईस्ट है, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द आयरिश थिएट्रिकल कल्चरल लिटरेरी रिवाइवल विद हिज प्ले। कहते इन्होंने क्या किया? ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब समझते थे, एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग होता है हमारे यहाँ कि जिसमें केवल धुन बजती है, मतलब ये कह सकते हैं कि ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द आयरिश थिएट्रिकल। कहते हैं आयरिश थिएट्रिकल के परे क्या था? इनका इंस्ट्रूमेंटल था। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल, शायद इसको हमको लगता है कि इसका मतलब शायद धुन वगैरह को लेकर रहा होगा, ठीक है। कल्चरल एंड द लिटरेरी रिवाइवल विथ हिज प्ले। कहते हैं कि जो आयरिश थिएट्रिकल था, जो उसका कल्चर था, एंड लिटरेरी रिवाइवल था विथ हिज फिल्म के नाटककार में, इन सबसे परे क्या था? ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल। वो थोड़ा सा धुन में थी चीजें, शायद यही होगा। द काउंटेस कैथलीन एंड द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज द सेल्टिक ट्विलाइट। कहते हैं कि कुछ बेटा रचनाएं थी जिसमें काउंटलेस कैथलीन था, एंड द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जिसमें था क्या आपका द सेल्टिक ट्विलाइट। इन दोनों रचनाओं को आप याद कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए है। He collected old Irish folk tales and legends. He collected, उन्होंने इकट्ठा किया old Irish folks, जो आयरिश देश की जो पुरानी कहानियां थी, उसको उन्होंने इकट्ठा किया। जो वहां के लोग थे, लोगों के द्वारा चीजें लिखी गई थी, पुरानी कहानियां होती नहीं, गांव देश में लिखी जाती थी, उसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया, देखा पढ़ा कि यार कहीं इसमें हमारे समाज को बरगलाया तो नहीं है, कहीं इसमें हमारे समाज को मिसलीड तो नहीं कर रही है लोग। द एलोबरेट स्टाइल ऑफ हिज अर्लियर वर्क वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्री Rafferty's, sorry, हाँ, Rafferty's, while his later work used a sparse, small lyrical style and was influenced by symbolism, mythism and the occult। ठीक, आइए देखते हैं। कहते कि जो हमारे क्या नाम है इनका, जो हमारे वाईबी ईस्ट है, कहते जो वाईबी ईस्ट की जो रचनाएं हैं, उन्होंने चीजों को एलोबरेट किया। एलोबरेट का मतलब समझते हो, द एलोबरेट स्टाइल ऑफ हिज अर्ली वर्क। इनके जो काम करने का तरीका था, इनके जो रचना काम करने का तरीका था, ठीक है, वो देखा जाता है। वो क्या था? वो प्रभावी था प्री लैफ्टी से। क्या था बेटा? प्री रैप हेलिटी राइफल्टीज से क्या था बेटा? वो प्रभावी था वाइल इज लेटर वर्क। जबकि इनके जो काम, बात का काम था, वो किससे था? वो ज्यादा से ज्यादा गीतात्मक था, ज्यादा से ज्यादा वो सिंबोलिज्म और मिथिज्म का मतलब होता है, जो जो प्रतीक, मतलब प्रतीकवाद कह सकते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो रचनाओं का तरीका था वो मिश्रित था। अच्छा होता क्या है ना कि ये कह सकते हैं कि मैथोलॉजी, नीतिवाद से प्रभावित था, ठीक है। तो कहते हैं कि इनका जो लिखने का तरीका था बहुत ही अच्छा था। इन्होंने क्या किया? आयरिश की जितनी रचनाएं थी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? उसको इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद क्या होता है कि इनका जो पहले लिखने का तरीका था, वो प्री रैपल्टीज से क्या था? प्रभावित था। और बाद का इनका जो लिखने का तरीका था, वो बेटा किससे प्रभावित था मेरे बच्चे? वो किससे प्रभावित था? वो इनका प्रभावित था किन चीजों से? वो उनका प्रभावित था किससे? सिंबोलिज्म से, मिस्टिज्म से इनका प्रभावित था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात जानते हैं आप लोग हैं कि रचनाएं बहुत बड़ी चीज नहीं होती हैं। हम आप देखते रहते हैं कि ठीक है, इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये लिखा, अच्छी बात है, ये बात सही है। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं समाज में जिसको बदलने के लिए लोग पैदा होते हैं। और इनमें से जो वाईवी ईस्ट थे, इन्होंने यही किया कि इन्होंने आयरिश की आजादी के लिए बहुत सारे काम किए। आयरिश की आजादी के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने रचनाओं को अलग कर लिया कि भाई देखो, तुम अंग्रेज लोग हो, ब्रिटिश लिटरेचर हो, तुम लोग अपना काम अलग करो, हम आयरिश लोग हैं, हमें अपना काम आप अलग करने दीजिए। शायद कुछ लोग को चीजें नागवारा भी हुई, लोग इस पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं कि नहीं भैया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक समाज में रह के हम इस तरीके से कैसे बदल सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी बातें ऐसी होती रहती हैं इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे हम। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा एक चीज देख रहा हूँ मैं, अगर ये मिल जाए तो एक नई चीज आपको बताना चाहूंगा कि
चलिए ठीक, नहीं मिला। कहते हैं कि द पोएम द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, कहते हैं द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, बेटा जो पोएम है द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, जो पोएम है विच इज अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ईस्ट अर्लियर पोएम। कहते हैं ईस्ट के पहले पोएम का ये रिवाइज्ड वर्जन है। ईस्ट पहले कोई इन्होंने पोएम लिखी थी तो ये उसी का रिवाइज्ड वर्जन है, समझ, इसी का क्या है, ये रिवाइज्ड वर्जन है। द ओल्ड पेंशनर प्रेजेंट्स द पोएट्स reminiscences of his young life which become more agonizing when he looks at the present state and contrast his time of youth, his state and old age। क्या कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि कहते हैं यहाँ पे जो हमारे वाइबिस्ट है, वाइबिस्ट क्या करते हैं, कहते हैं द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, कहते हैं कि जो रचना है क्या है, जो ये रचना है द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, जो कि 1939 में लिखी गई थी। यहाँ पे डेट नहीं पढ़ा, मैं लिख देता हूँ, यही देखना था मेरे को। कहते हैं 1939 में जो ये रचना लिखी गई थी, ये WB ईस्ट के पोएम का रिवाइज्ड वर्जन है। रिवाइज्ड वर्जन का मतलब थोड़ा सा काट छाट के थोड़ा सा सुंदर बना के इन्होंने चीजों को लिखा। द ओल्ड पेंशनर प्रेजेंट करता है पोइट के रिमिनिसेंस ऑफ हिज यंग लाइफ, ये उन यादों को, चित्रों को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है, जिसने बना दिया एगोनाइजिंग व्हेन ही लुक्स एट द प्रेजेंट, जब वो अपने प्रेजेंट की चीजों को देखते हैं। मतलब पहले ये ऐसे दिखते थे, ठीक है, फिर ये ऐसे दिखने लगे। तो राइटर यहाँ पे यही कहना चाहता है कि जो ओल्ड पेंशनर जो पोएम है, इसमें पोएट अपने जवानी के चीजों को प्रतिबिंबित करता है और कहता है कि किस प्रकार से विच बिकम्स मोर एगोनाइजिंग का मतलब होता है वो कितनी खराब हो गई, वो कितनी कुंठित हो गई व्हेन ही लुक्स एट हिज प्रेजेंट स्टेट, जब वह जवानी में दिखता था और जब उस जवानी का उसका जो चार्म था, एंड कंट्रास्ट हिज टाइम ऑफ यूथ हिज स्टेट इन द ओल्ड एज, और उसके जो जवानी का चार्म था, उसके जो जवानी की अवस्था थी, वो किस प्रकार से जब बुढ़ापे में बदलती तो कैसे दिखने लगा। मतलब द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर एक रिवाइज्ड वर्जन डब्ल्यू ईस्ट का, और यहां पे जो पोएट है ये प्रेजेंट करते, ये बताते हैं, प्रस्तुत करते, बताना चाहते हैं कि भैया मैं जवानी में कैसे दिखता था और बुढ़ापे में अब कैसे दिखने लगा हूं। तो इनका यही क्या है, यही इनका एक सबसे बड़ा सवाल है समय से। आइए देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखो मीनिंग ऑफ द स्टेंजा, पहला है कि द स्पीकर सेट नियरेस्ट टू द फायर अंडर द ब्रोकन ट्री in every company that discussed about love and politics, but time has disfigured him and so he keeps away from the company, though he still takes shelter under a broken tree to save himself from the rain। अब बात मेरी समझना, आप लोग मेरी बात सारे बच्चे समझेंगे और चीजों को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे मेरे बच्चे। कहते क्या है यहाँ पे मीनिंग ऑफ द स्टेंजा में, कहते हैं कि द स्पीकर, जो स्पीकर है जो पोएम है, सैट नियरेस्ट टू द फायर, वो आग के पास बैठा हुआ है। मतलब आपको मैं एक फिगर बना के दिखाना चाहता हूं। फिगर क्या बनाना है, यहाँ पे ऑलरेडी फिगर बना हुआ है। कहते जो स्पीकर है एक पेड़ है, देखो यहाँ पेड़ बना हुआ है, यहाँ पे आग जल रही है, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, और ये देखो वक्ता यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो राइटर ये कहना चाहता है कि भैया कि आज मैं एक टूटे वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं जहां पे मेरे सामने आग जल रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। थोड़ा विरोधाभास भी है कि बारिश में आग कैसे जल सकती है, ठीक है। एंड डेड डिस्कस्ड अबाउट द लव एंड पॉलिटिक्स, कहते एक समय था, मतलब मैं अपनी तरीके से पढ़ाता हूं, जब मैं जवानी में था, तो जब मैं जवानी में था तब लोग मेरे पास आते थे, मेरे से प्यार की बातें करते थे और राजनीति की बातें करते हैं थे। एक समय था जब लोग मेरे से अट्रैक्ट होते थे, एक समय था। वक्ता सोच रहा है पेड़ के नीचे बैठ के, हाय रे समय तूने क्या कर डाला, कहीं का ना छोड़ा बर्बाद कर डाला। तो वक्ता ये कहना चाहते हैं यहां पे कि द टाइम हैज डिसफिगर्ड हिम, कि समय ने उसको डिसफिगर कर दिया। डिसफिगर का मतलब होता है समय ने उसको उसका कुरूप कर दिया, उसका चेहरा अजीब बना दिया। एंड इसीलिए सो ही कीप्स अवे फ्रॉम द कंपनी, और इसीलिए अब वह उन लोगों से दूर रहता है, इसीलिए अब वह उन लोगों से दूर रहता है कि जो जवानी में उसको इज्जत सम्मान दिया करते थे। अब ऐसा है नहीं कि वो ओलंपिक में बूढ़े हुए होंगे। राइटर कहता है कि इसलिए आज मैं ऐसे यंगेस्ट लोगों से, ऐसे जो जवान लोग हैं आज के समाज में, मैं उनसे दूर रहता हूं, और इसीलिए दूर रहता हूं क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं उनकी कंपनी में बैठ नहीं सकता। दो ही स्टिल टेक शेल्टर, और इसीलिए वो क्या है, वह अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है बेटा, वह अब क्या है, वह एक टूटे पेड़ की छाया में नीचे बैठा हुआ है, जो कि पीछे वहां के पत्ते थोड़े बहुत झड़ चुके हैं। तो यहाँ पे है, हिंदी है कि
और वक्ता आग के निकट एक टूटे वृक्ष के नीचे प्रेम और राजनीति पर चर्चा करने के लिए अन्य मित्रों के साथ बैठता था, किंतु समय ने उसके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप में परिवर्तित कर दिया है। वह पहले जैसे युवा आकर्षक नहीं रह गया था, वह अब उन बैठकों में भाग नहीं लेता। राइटर ये कहना चाहता है कि ये आज जो आप वृक्ष देख रहे हो, एक समय था जब मेरे मित्र, यार, दोस्त, दोस्ताइन सब इसी पेड़ के नीचे हम लोग बहुत सारे गपशप करते थे, प्यार की बातें, राजनीति की बातें, देश विदेश की बातें, एक दूसरे की चोली तक करते थे। लेकिन आज समय हैज ट्रांसफिगर्ड मी, डिसफिगर्ड मी। आज समय ने मेरे को बदल दिया है। मतलब क्या? अब मेरे झुर्रियां आ गई है, मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, मैं झुक चुका हूं। हाय रे समय, तूने ये क्या कर डाला, कहीं का न छोड़ा मार डाला। आगे क्या कहते हैं सेकंड स्टेंजा में? कहते हैं दो, हालांकि the lads are making pikes again for some conspiracy and crazy rascals raise their fill at human tyranny. My contemplations are of time that has transfigured me. राइटर क्या कहना चाहता है? कहते कि आज के समाज में जो ये लड़के हैं, लेट्स मतलब लड़के, आज के समाज में जो ये आज के समाज में, यद्यपि आज के समाज में जो ये नौ युवा हैं, आर मेकिंग पाइक्स अगेन, ये भाले बना रहे हैं। भाला समझते हो? नुकीला होता है, नुकीला, ये ऐसे भाला होता है ना, भाला देखा आप लोगों ने? आज के समाज में जो ये लड़के हैं, ये भाले बना रहे हैं। फॉर सम कंस्पायरेसी का मतलब होता है किसी साजिश के लिए, कि आज का समाज ऐसा हो गया है कि ये लोग भाले बना रहे हैं। भाले बना रहे हैं किसके लिए? सम कंस्पायरेसी का मतलब होता है किसी साजिश के लिए, किसी को मारने के लिए। आज के समाज में लड़के भाले बना रहे हैं। एट क्रेजी रास्कल्स रेज देयर फील्ड। क्रेजी का मतलब पागल, रास्कल्स जो पागल, ये झक्की लोग हैं। रेज देयर फील्ड, ये क्या है? ये भड़काना चाहते हैं। रेज का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। दियर फिल एट ह्यूमन ट्रेनिंग का मतलब होता है शोषण करने के लिए। कहते हैं आज के समाज में जो ये पागल और बेहुदे लोग हैं, ये भड़काना चाहते हैं। ह्यूमन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? इंसानों के लिए, इंसानों के शोषण के लिए आज ये चीजों को भड़काना चाहते हैं। माई कंटेम्पलेशन आर ऑफ टाइम। कहते हैं कि जो मेरा चिंतन है, जो मेरा चिंतन है वो समय के साथ है। डेट है ट्रांसफिगर्ड मी, जिसने मुझे ट्रांसफिगर्ड कर दिया, जिसने मुझे बदल दिया, जिसने मुझे कुरूप बना दिया। बात समझ रहे? जिसने मुझे क्या कर दिया? कुरूप बना दिया। राइटर कहता है यार, एक ऐसा समाज आ चुका है जहां पे आज एक दूसरे को लोग मारना चाहते हैं, लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, लोग साजिशें कर रहे हैं, लोग बुराइयां कह रहे हैं। हारे हमारा भी समाज था, लेकिन आज का समाज बदल चुका है। हाय रे समय, तूने मेरे को जवानी से बुढ़ापे में बदल डाला। मैं थू करता हूं तेरे ऊपर, ऐसे समय पर जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेंजा में क्या है? द स्पीकर सेज दैट, इसका दूसरा मीनिंग भी है। द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर कहना चाहते हैं सब नोटोरियस यंग पर्सन, कुछ ऐसे बेवकूफ यंग पर्सन है, आर मेकिंग some sharp point weapons। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नुकीले हथियार बना रहे हैं। They have planned to use it। वो प्लान कर रहे हैं for the victimization for good people, कि कुछ ऐसे लोग समाज में हैं जो कुछ अच्छे लोगों का बुरा करना चाहते हैं। वो उनके लिए हथियार बना रहे हैं। मतलब समझ लो, हथियार का मतलब बुरे शब्दों से अपने। He deeply thinks over human torture by them। वो बहुत गहराई से सोचते कि आज के इंसान के ऊपर किस प्रकार से टॉर्चर होगा। ये बुरे लोग, ये दुर्जन लोग, ये सब नोटोरियस पीपल अच्छे लोगों को परेशान करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे। He also realize, वह रियलाइज करता है कि that time has completely has changed his appearance, कि समय ने उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया है? समय ने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया भैया? बदल दिया। किसको? समय ने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया है? बदल दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। द स्पीकर इज हाईली डिसअपॉइंटेड टू सी द इनह्यूमन डीड्स परफॉर्म्ड बाय सम नेस्टी यंग मैन। द स्पीकर इज हाईली डिसअपॉइंटेड। जो स्पीकर है वो हाईली डिसअपॉइंटेड है या देखकर कि किस प्रकार से अमानवीय कार्य, डीड्स का मतलब कार्य, परफॉर्म बाय सम नेस्टी यंग मैन, कुछ बर्बाद लोगों के द्वारा। राइटर ये कहना चाहता है इस पैराग्राफ के माध्यम से कि आज इस स्पीकर जो है बहुत हाईली डिसअपॉइंटेड है, वो बहुत ही चिंतित है या देखकर कि किस प्रकार से अमानवीय, यहां पे डीड्स का मतलब क्या हो गया? कार्य, कि कुछ ऐसे अमानवीय कार्य समाज में हो रहे हैं जो कि कुछ बेवकूफ लोगों के द्वारा परेशान लोग, अच्छे लोगों को परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं। He's also disparted that time has transfigured me। He also disparted, वो कहता कि sorry dispirited है, sorry disparted पढ़ रहा हूं, sorry
वह अभी भी थोड़ा सा डिस्परेटेड है, परेशान है इस चीज को लेकर कि समय ने उसको बदल दिया। मतलब क्या कि यार एक समय था बॉडी शॉडी थी, लंबा चौड़ा था, आज समय ने मेरे को बदल दिया है, आज समय ने मेरे को बुढ़ा बना दिया, आज इस समय ने मेरे साथ क्या क्या किया। राइटर यही समझाना चाहता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। भावार्थ यहाँ पे हिंदी है कि वक्ता का कथन है कि कुछ दुष्ट प्रकृति के असामाजिक तत्व तेज नोक वाला नुकीला हथियार बना रहे हैं। वे उसका प्रयोग सज्जन लोगों पर अत्याचार करने, उत्पीड़न करने के लिए करते हैं। वह यह भी अनुभव करता है कि समय द्वारा उसके व्यक्तित्व मुखाकृति में व्यापक बदलाव आ गया है, उसने अपना आकर्षण खो दिया है। वक्ता कुछ दुरों तथा अमानवीय आचरण एवं अत्याचार से भी काफी निराश है। उसे इस बात का दुख है कि इस अनाचार पर प्रतिकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि समय ने उसको कमजोर बना दिया है। माई कंटेम्पलेशन आउट ऑफ टाइम, राइटर यही कहना चाहता है कि समय ने मेरे को बर्बाद कर दिया है। अरे मैं इन दुष्टों का प्रतिकार भी करता, इन दुष्टों को मैं इनका मुंह तोड़ जवाब भी देता, लेकिन अब मैं बुढ़ा हो चुका हूं। हाय रे समय, तूने मेरी सबलता को छीन लिया, तूने मुझे कमजोर बना दिया, तूने मेरे को निर्बल बना दिया। हाय रे समय। आगे क्या होता है थर्ड स्टेंजा में? थर्ड स्टेंजा में राइटर क्या कहता है? कहता है देयर इज द नॉट अ वुमन टर्न्स हर फेस, कहता है देयर इज नॉट अ वुमन टर्न्स हर फेस। अब ऐसी कोई महिला भी नहीं है कि जो इसकी तरफ मुड़ कर भी देखे। पहले मैं क्या था, जवान था, बॉडी बिल्डर था, सुंदर था, चांद सा चकोर मेरा चेहरा था, लोग मुड़ मुड़ कर मुझे देखते थे, मुड़े मुड़े के ना देख, सुना, लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते थे, मैं इतना आकर्षक था। लेकिन आज मेरा चेहरा ऐसा हो गया है, देयर इज नॉट अ वुमन, कि अब ऐसी कोई औरत भी नहीं है टर्न सरफेस जो उसके चेहरे की तरफ आकर्षित हो। अपॉन अ ब्रोकन ट्री, इस पेड़ के नीचे। मतलब क्या कि आज मेरा शरीर इस ब्रोकन ट्री के जैसे हो चुका है कि आज मैं दुर्बल हो चुका हूं, निर्बल हो चुका हूं, आज मेरे तरफ कोई अट्रैक्ट भी नहीं होता। एंड येट, एंड फिर भी द ब्यूटी इज दैट आई लव आर इन माय मेमोरी। राइटर कहता है फिर भी जो सुंदरता, जो यादें मेरे मन में बसी हुई हैं, एंड और येट द ब्यूटीज दैट आई लव, ऐसी सुंदरता, ऐसी यादें जो मेरे मन में बसी हुई है, जिन्हें मैं सोच सोच कर याद करता हूं, प्रसन्न होता हूं, जिन्हें मुझसे प्यार है, जो मेरी याददाश्त में बसी हुई है, जो मेरे यादों में बसी हुई है, ऐसी सुंदरता, ऐसे मेरे जवानी के दिन, उनको मैं सोच सोच कर क्या हूं, उनको मैं सोच सोच कर खुश होता हूं, उनको मैं सोच सोच कर क्या होता हूं बेटा, उनको मैं सोच सोच कर खुश होता हूं, उन्हें याद कर करके खुश होता हूं कि यार वास्तव में क्या दिन थे वो। एंड स्पिट इनटू फेस ऑफ टाइम, ऐसे समय के चेहरे पर मैं फूक थूकता हूं, दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी, जिसने मुझे बदल दिया। राइटर यही कहना चाहता है कि ऐसे समय के चेहरे पर मैं थूकता हूं कि हाय रे समय, तूने मुझे बुढ़ा बना दिया। आज देखो मैं भी ऐसे खड़ा हूं, 30 साल बाद देखोगे ऐसे बयान में आऊंगा। तो राइटर ये कहना चाहता है कि है समय कि तूने मुझे बुढ़ा बना दिया, तूने मेरी जवानी, तूने मेरा आकर्षण छीन लिया, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा रे समय। हाय रे समय, ऐसे समय के चेहरे पर मैं थूकता हूं जिसने मेरी जवानी को बुढ़ापे में बदल दिया। पहले मैं जवान था, लोग मेरी तरफ आकर्षित होते थे, मैं चर्चा परिचर्चा करता था, ज्ञान देता था, लोग मेरी तरफ आकर्षित होते थे। आज ये समय आ गया है, आज मेरी यादें कमजोर हो गई हैं, आज मुझे कोई देखना नहीं चाहता, आज मेरे तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होना चाहता है। हाय रे समय, तूने क्या किया, तूने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। हाय रे समय, तूने क्या किया। यहाँ पे अब अलग से दिखेगा, द स्पीकर रिमेंबर, डिटेल देता हूं। द स्पीकर रिमेंबर द डेज, राइटर कहता है कि राइटर उस दिनों को याद करता है, राइटर उन दिनों को याद करता है व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, जब वो बहुत ज्यादा जवान था। ही हैड लव्ड ब्यूटीज अराउंड, उसकी तरफ हमेशा लड़कियां रहती थी, स्पेशली वुमेन। कहता है उसके आसपास हमेशा लड़कियां रहती थी, मतलब इतना सुंदर था, उसकी तरफ लोग आकर्षित होते थे। नाउ नॉट अ सिंगल वुमेन लाइक, अब एक लड़की तक नहीं है जो उसे पसंद करे, क्योंकि ही हैज बिकम ओल्ड, वो बुढ़ा हो चुका है। ही इज लुकिंग लाइक अ ब्रोकन ट्री, अब वह एक टूटे पेड़ की भांति दिखता है। सच एज ही हेट्स टाइम नाउ बिकॉज इट्स हैज ट्रांसफिगर्ड हिम। राइटर ये कहना चाहता है सच, वास्तव में ऐसा तब हुआ इसलिए वो समय से नफरत करता है क्योंकि समय ने उसको बदल दिया। ट्रांसफिगर्ड का मतलब होता है काया पलट। पहले मैं जवान था, काया पलट हो गया, अब हाथों में झुर्रियां पड़ गई। इट हैज चेंज हिज अपीयरेंस, समय ने उसके अपीयरेंस को, उसके अपीयरेंस को बदल दिया है। हे इज सो मच, वह ज्यादा अब डिस्कस्टेड दिखता है, मिसडीड्स ऑफ टाइम
that he spits on his face। राइटर कहता है कि मैं इसे समय के चेहरे पे थूकता हूं क्योंकि समय ने इतना गंदा काम किया है। मतलब इस समय को दोष दे रहे हैं, ये टाइम को दोष दे रहे हैं कि समय ने मुझे, और सही बात है, इंसान आज जवान है तो कल तो बूढ़ा होगा ही। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि ऐसे समय पर मैं थूकता हूं जिसने मेरे चेहरे पर झुर्रियां ला दी, जिसने मेरे शरीर को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, जिसने मेरे सारी चीजों को सब कुछ सत्यानाश कर दिया, ऐसे समय को ऊपर मैं थूकता हूं। तो यहां पे राइटर ने पर्सनिफाइड किया। पर्सनिफाइड का मतलब होता है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने समय को यहाँ पे जिंदा माना है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लो, ऐसे समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे वक्ता बैठा हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू ईस्ट बैठे हुए हैं, और मान लो यहाँ पे समय खड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है समय इनको देख के, ठीक है, समय भी देख के मुस्कुरा रहा। तो यहाँ पे समय को जिंदा माना है। जैसे होता नहीं है कि अवसर दरवाजा एक बार खटखटाता है, तो इसको हम पर्सनिफाइड करते हैं ना। भाई क्या अवसर कभी दरवाजा खटखटाता है क्या? खट खट खट, हम सरकारी नौकरी हमको ले लो, ऐसा तो होता नहीं कभी। तो राइटर यही कहना चाहता है कि ऐसा मानो कि यहाँ पे जो समय है, समय को ये जिंदा मान ले रहे हैं, मानो समय को एक लड़का मान ले रहा है कि हे समय तूने मेरे को बदल डाला। उसने कहा तो क्या कर लोगे? तूने मेरे को बुढ़ा बना दिया तो क्या कर लोगे? तूने मेरे आकर्षण छीन लिए तो क्या करोगे? तुमने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा तो क्या करोगे? एक दिन मैं तुझको नहीं छोड़ेगा। समय ने बोला तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे समय तो ऐसा कुछ होता नहीं, समय जिंदा होता है, यहाँ पे खड़ा है मैं समय हूं, ऐसा तो होता नहीं है। समय को यहाँ पे पर्सारिफिकेशन एक होता है मानवीकरण अलंकार, जिसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे निर्जीव चीजों को जिंदा माना जाता है, ठीक है। जैसे अपॉर्चुनिटीज नॉक्स एट डोर एट वंस, जैसे अवसर दरवाजा एक बार खटखटाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे समय को यहाँ इन्होंने जिंदा माना है। ऐसा ही ऐसा समझ लो कि समय सामने बैठा है, ये दोस्त पे दोस्त दे रहे हैं समय को कि तुमने ये कर डाला वो कर डाला, ये ठीक है। बट ये बेटा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और आपने देखा द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर का मतलब यही था कि एक व्यक्ति अब जो वेतन भोगी है, जिसको वो मिलता है, पेंशन मिलती है, बुढ़ापे मिलती ना पेंशन, अब वो पेंशन कब मिलता? बुढ़ापे में। तो राइटर वही अपने जवानी के दिनों को याद कर रहा है और दुखी है कि हाय रे समय, एक समय मेरा था एकदम चमचमाता था बुलेट लेके, आज एक समय है कि आज मेरे तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। ऐसे समय पर मैं थूकना चाहता हूं कि इसने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, इसने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, इसने सब कुछ मेरा लूट लिया, इस समय ने सब कुछ क्या कर दिया? मेरा लूट लिया। हाय रे समय, मैं तेरे ऊपर थूकता हूं, तूने मेरा सब कुछ लूट लिया। कहता ना कि एक समय था मेरे पास सिर्फ लड़कियां टहलती थी, इतना मैं सुंदर था। फिलहाल सुंदरता गई पानी में, अब एक दिन सबको बदलना है। हर एक इंसान जो जवान है वो कल को बूढ़ा होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चे जो मेरे साथी हैं जिनको 11th में अपनी नींव को मजबूत करना है, तो प्लीज गाइस हुंकार बेस्ट 2017 ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को मजबूत दो, एक धार दो, एक दिशा दो, ठीक है। और ऐसे मेरे बच्चे जो हमारे पास जुड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये बच्चा 11th का टेलीग्राम है, 11th का ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है, इसके पीडीएफ के लिए SHUBH11, ठीक है, AG। इसको आप ज्वाइन कर लो फटाफट, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है, 11 AG, फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आप वहां पे हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, आप वहां पे हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर इस वीडियो पे बच्चा 200 कमेंट आ गए तो अगली वीडियो द 3 वाउज द सॉरी 3 years he grew वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी आप प्लेलिस्ट हम बनवा दे रहे हैं, प्लेलिस्ट पे आपको 5 चैप्टर की सारी चीजें मिल जाएंगी और बहुत जल्द इसके हम ऑब्जेक्टिव को लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए गाइस लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो तो।